हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम न्यायपालिका वाला चैप्टर देखेंगे। भारत की न्यायपालिका क्या है, कैसे काम करती है, किस किस अनुच्छेद के तहत कौन सी शक्तियां दी गई हैं, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, हटाया कैसे जाता है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। अगर हम SC लिखते हैं उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट, अगर HC लिखते हैं तो उसका मतलब हाई कोर्ट। ये लगा लिया करो। जो संघ है, संघ में ही आपकी संघीय न्यायपालिका आती है, तो संघ वाला क्षेत्र है। जब राज्य देखेंगे तो राज्य में आपके हाई कोर्ट्स आ जाएंगे। गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका भी गवर्नमेंट का एक अंग ही होता है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किसका वर्णन है? न्यायपालिका का। अब न्यायाधीश बनने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, एक जो सबसे बड़ी योग्यता चाहिए होती है, जो बाकी हाई कोर्ट से अलग है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए थोड़ा टफ योग्यता है। यहाँ क्या है कि अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई व्यक्ति प्रख्यात न्यायविद है तो वो डायरेक्ट उसको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो भारत का नागरिक हो, ये तो हर जगह चाहिए ही चाहिए। तो ये यहाँ पे भी है, भारत का नागरिक हो। विभिन्न हाई कोर्ट्स में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। तो कभी कभार क्या होता है, किसी एक में 1.5 साल तक रहा है एक हाई कोर्ट में, किसी में 1 साल, फिर किसी में 2.5 साल। तो सबका टोटल मिला के कितना, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय में 10 वर्षों, अगर इसके अलावा ये हो या ये या लगा है, ठीक है, या फिर अन्य उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो। राष्ट्रपति की नज़र में प्रख्यात न्यायविद तुम्हें बता ही चुका हूँ। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 124(2), क्योंकि 124 से ही है, तो 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। फिर 124(2) में क्या है? राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे ये आवश्यक समझे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, ऐसा लिखा है संविधान में। फिर संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या क्या निकाली? 3 बार जज के केसेस हो गए, 3 जजेज केसेस बोला जाता है, जिसको 1982 में, 1993 में और 1998 में। इन केसों के बाद एक व्यवस्था विकसित हुई जिसे बोलते हैं कॉलेजियम। कॉलेजियम व्यवस्था में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम जज रहते हैं, जिसमें मुख्य जो होते हैं न्यायाधीश वो तो रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, 4 और वरिष्ठतम जज रहेंगे। यही जजों का सारा काम है कि हाई कोर्ट से जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करना, जो जिला जज वगैरह हैं उनको हाई कोर्ट का जज रिकमेंड करना, ये भी इनका काम है। हाई कोर्ट में नियुक्ति, इसके बाद हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनका ट्रांसफर करना, ये सारा काम कॉलेजियम करता है। ये जो 5 न्यायाधीश है, इस पर विवाद भी चलता है। विवाद इसलिए चलता है कि दुनिया की किसी भी व्यवस्था में लोकतंत्र का मतलब होता है आप अपनी नियुक्ति खुद नहीं करोगे, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति खुद करते हैं। लेकिन कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए भी ये जरूरी है। इसलिए जो किरण रिजिजू है, अभी देखते होंगे, जो हमारे विधि मंत्री हैं, वो बार बार बोलते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, जगदीप धनखड़, ये क्या बोलते हैं? इन्होंने भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट NJAC समाप्त कर दिया था, उस पर इन्होंने बहुत कुछ बोला है कि दुनिया में कहीं एक देखा कि संसद इतनी पावरफुल होती, वो कानून बनाती, उसके कानून को न्यायपालिका रद्द कर रही। हटाए कैसे जाते हैं? अगर साबित कदाचार साबित हो जाए या अक्षम हो जाए, वो अपना कार्य करने में सक्षम ना हो, बीमारी या मानसिक रूप से दुर्बल हो जाए वो चीज़, तो इन 2 बेस के आधार पर इनको हटाने की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का वर्णन कहाँ है? जजेज इंक्वायरी एक्ट, एक जजेज इंक्वायरी एक्ट आया था, उसमें इनको हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। हटाया उसी प्रकार से जाता है जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग चलता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, सेम यहाँ पे चलाया जाता है। वहाँ पे 1/4 की कंडीशन थी, यहाँ पे कंडीशन है लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्य हस्ताक्षर करके एक प्रस्ताव लेके आएंगे। किसी एक में प्रस्ताव, मतलब ऐसा नहीं, अगर लोकसभा में लाना है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए और राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। ये हस्ताक्षर करके ये सदन में प्रस्ताव लाते हैं तो एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसी के बाद अगर इतने हस्ताक्षर ना हो, दीपक मिश्रा का याद हो, दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, राज्यसभा में लाए थे, 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर दिए थे, लेकिन वेंकैया नायडू थे उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति, उन्होंने इसी को यहीं से निरस्त कर दिया था। तो ये भी जो है सभा का जो पीठासीन अधिकारी है सदन का,
उस पर होता है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या स्वीकार करे। जैसा मैंने बोला, पीठासीन अधिकारी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी होता है। अगर कोर्ट को सामने कोई चीज़ मना कर सकता है तो वो ये व्यक्ति होते हैं। राष्ट्रपति वगैरह तो फिर भी एक होता है कि इतना बड़ा पद है, वो चीज़ करनी होती है। राष्ट्रपति के पास खुद के कुछ अधिकार भी नहीं होते हैं फैसले लेने के, वो कार्यपालिका कर रही होती है। लेकिन ये जो होता है, ये खुद के फैसले लेते हैं स्पीकर वगैरह, और इनके पास बहुत पावर होती है, इनसे नहीं भिड़ते हैं कोई भी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जैसे प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव लेके इसमें क्या होगा, एक जगह से प्रस्ताव शुरू हो गया, कार्रवाई शुरू हो गई। कार्रवाई शुरू होने के बाद एक 3 व्यक्तियों की एक समिति बनेगी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, एक पारंगत विधिवेत्ता होगा। ये 3 लोग जज करेंगे, इसकी जांच करेंगे। जांच होने के बाद अगर ये पाया गया कि हाँ जिस साबित कदाचार है या अक्षम है, 2 चीज़ें हैं, इसके आधार पर ही हटना है। तो कदाचार अगर साबित हो गया तो फिर क्या होगा, संकल्प को दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, और जैसे ही पारित होगा जज अपने पद से उस टाइम से हटे हुए मान लिए जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ये क्या होता है, तो कार्यकारी जहाँ लगे, एक तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की बात हो रही, तो जैसे चीफ जस्टिस कोई रिटायर हो गए, अब उसको एक कार्यकारी बनाया जाता है, एक परमानेंट बनाया जाता है। तो रिटायर होने के बाद उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को राष्ट्रपति नियुक्त करता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अगर किसी को परमानेंट नहीं करना। तो ये कार्यकारी की तरह काम करते हैं, अंतरिम की तरह, जब तक कि नया मुख्य न्यायाधीश ना आ जाए। तदर्थ न्यायाधीश देख लेते हैं क्या होता है। तदर्थ न्यायाधीश होते हैं अनुच्छेद 127 के तहत गणपूर्ति होती है, हर एक उसकी जो भी सभा होती है, बैठक होती है, एक होती है कि मिनिमम इतनी संख्या तो होनी चाहिए। अगर मिनिमम संख्या नहीं होती है तो वो कार्य जो होता है वो संचालन कैसे होगा, तो एक गणपूर्ति वाला नियम बनाया गया। सेम हाई कोर्ट्स में है और सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 127(1) के तहत अगर गणपूर्ति ना हो रही, उतनी मिनिमम संख्या ना हो, इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33 + 1, एक CJI और 33 न्यायाधीश। तो इनमें मिनिमम एक बना लिया। अगर उससे कम हो रही है तो क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेंगे, इनकी पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, क्योंकि ये तदर्थ न्यायाधीश कहाँ से मंगाए जाते हैं, हाई कोर्ट से ही मंगाए जाते हैं। हाई कोर्ट के जजेज को बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए। तो संबंधित उच्च न्यायालय जिसके जज को बुलाया रहे हैं, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायालय के जज को आवश्यक अवधि के लिए, जब तक इनकी जरूरत होती है तब तक के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से करते हैं। क्या करेंगे, जहाँ से इनको जज मंगाना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करेंगे, परामर्श करेंगे, फिर उस जज को बोल देंगे इस अवधि के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज काम करो। लेकिन वो तदर्थ होते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते। फिर एक होते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये उन लोगों के लिए कि जो रिटायर हो चुके जज, लेकिन इनकी जरूरत पड़ गई, अगर गणपूर्ति यहाँ पे भी नहीं हो रही तो क्या होता है कि यहाँ पे भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज या हाई कोर्ट के पूर्व जज, 2 लोगों को बना सकते हैं, या तो जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं या हाई कोर्ट के पूर्व जज, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हों। हाई कोर्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट के रहे तो ये तो योग्य थे तभी बने। हाई कोर्ट के पूर्व जज अगर योग्यता रखते हों सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, अब कैसे रखेंगे, कम से कम 5 साल तक इन्होंने हाई कोर्ट में जज का कार्य किया हो, ठीक है, योग्य हो, तो उसे क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति तो है ही है, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक तो हो गया आपका कि बुला के हाई कोर्ट के जजों को बुला के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, एक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त हो या हाई कोर्ट के, अब काम का बोझ ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, लोग कम है, तो इनको बुला के क्या बोलेंगे कि आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में कार्य करो, लेकिन जब तक तुम रहोगे तब तक न्यायाधीश वाले वेतन भत्ते पावर हर चीज़ मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के स्थान का वर्णन 130 में है कि वैसे तो मुख्यतः स्थान आपका दिल्ली रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो अन्य स्थान को भी नियत कर सकते हैं। शपथ ये क्या लेते हैं, संविधान व विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा, ऐसी शपथ लेता है कौन, सुप्रीम कोर्ट के जज। हाई कोर्ट के जज भी यही शपथ लेते हैं। इनका मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, केंद्र, राज्य या अन्य राज्यों के बीच विवाद। एक और होता है राष्ट्रपति चुनाव से लेकर विवाद, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो और इससे रिलेटेड कोई भी विवाद हो तो ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। केंद्र, राज्य या अन्य राज्यों के बीच में विवाद हो, या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
केंद्र तथा कई राज्यों के बीच में विवाद हो तो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, केंद्र और एक राज्य के बीच में। तो जहाँ पे राज्य और केंद्र शामिल हैं या 2 से अधिक राज्य शामिल हैं, वो सीधा मूल क्षेत्राधिकार कहा चला जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कुछ चीज़ें शामिल नहीं है। एक तो अंतर्राज्यीय जल विवाद, दूसरा वित्त आयोग से संबंधित मामले, ये आप सुप्रीम कोर्ट नहीं। एक्सट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी जो होती हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जो आपके धर्म के अभिन्न अंग हैं ऐसी प्रैक्टिसेस। आगे आते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। अपील आप कब कर सकते हो? तो अनुच्छेद 132, यदि हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे, जैसे हाईकोर्ट ने कोई निर्णय दिया, अगर उसने प्रमाणित किया कि इसमें विधि का प्रश्न निहित है, जिसमें संविधान की व्याख्या की जरूरत है, तो अपील की जा सकती है। ये ध्यान रखो। एक दीवानी मामले जो होते हैं 133 के तहत आते हैं, दीवानी मामलों में जो अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। जो आपके आपराधिक मामले होते हैं वो 134, ठीक है, अनुच्छेद 134 के तहत आपराधिक मामलों में अपील की जाती है। ये कहाँ जाती है? हाई कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ। डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया उसके खिलाफ जाना, उसमें भी होता है, खासतौर से मृत्युदंड के मामलों में। मृत्युदंड के मामलों में क्या होता है कि अगर जिला लेवल पे जो जज है उसने मृत्युदंड दे दिया किसी को, जिला जज ने, इसने मृत्युदंड दिया, हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा, तो आप अपील नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिला जज ने क्या किया, बरी कर दिया जिला लेवल पे, फिर हाईकोर्ट ने उसको क्या कर दिया, मृत्युदंड दे दिया, यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। अगर जिला जज से हाईकोर्ट ने अपने पास मंगा लिया केस डायरेक्ट और मृत्युदंड दे दिया, तो भी आप क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपील। आगे आ जाते हैं अपील बाय स्पेशल लीव। स्पेशल लीव पिटीशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, SLP, ये सुप्रीम कोर्ट खुद किसी व्यक्ति को अधिकार दे देता है कि आइए आप हमारे यहाँ एक पिटीशन लगाइए, उस पर निर्णय हम लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ही अधिकार दे देता है व्यक्ति को, ठीक है। तो अपील बाय स्पेशल लीव होती है, 136 अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले के खिलाफ अपील के लिए स्वयं अनुमति प्रदान करता है, ये एक असाधारण शक्ति है। अगले आ जाते हैं अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स न्यायालय की तरह कार्य करता है। इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए वो आगे अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या है, कानून का कार्य करते हैं, संविधान का कार्य करते हैं, उसी के अनुसार अन्य न्यायालयों को चलना पड़ता है। तो रिकॉर्ड का एक तो मतलब ये हुआ कि इसके निर्णय और कार्रवाइयाँ शाश्वत स्मृति और साक्ष्य हेतु रखे जाएंगे और उसी के अनुसार पर कार्य भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और फिर हाई कोर्ट उसके अपोजिट निर्णय दे दो, ठीक। दूसरी चीज अनुच्छेद 129 में ही है क्या, अवमानना हेतु दंड देने का अधिकार, कि सुप्रीम कोर्ट की अगर अवमानना कोई कर रहा है तो क्या होगा, उसके लिए उसको खुद से दंड देने का अधिकार हो। न सिर्फ अपनी अवमानना, जो उसके अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला, इन न्यायालयों की भी कोई अवमानना कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए भी दंड दे सकता है। कहाँ पे वर्णन है, अनुच्छेद 129। इसमें अवमानना 2 टाइप की होती है, एक सिविल अवमानना, एक क्रिमिनल अवमानना, ठीक है। इसमें 2000 रुपये तक का जुर्माना है शायद, एक बार देख लेना, 6 माह तक की कैद है मैक्सिमम। अब ये अवमानना हेतु सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अगर प्राधिकार को उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की तो आप क्या है उसको मान लिया जाता है, या उसके जो कार्य में ऐसे ही आप कार्य कर रहे हो, इस प्रकार से आलोचना कर रहे हो कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने कार्य करने में उसको परेशानी होने लगे, ठीक। तो ये सारे अवमानना के अंदर में आते हैं। अवमानना जो आपकी होती है तो जो मैंने बोला सिविल होती है और क्रिमिनल होती है, दोनों भी सजाएं हो सकती हैं, 2000 रुपये जुर्माना, 6 माह की एक साथ हो सकती है। लेकिन अवमानना वाले अधिकतर केसेस में क्या होता है कि माफ़ी से काम चल जाता है। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ भी मानहानि का केस हुआ है, तो मानहानि वाले मामले में भी अधिकतर माफ़ी से काम चल जाता है, ठीक है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति होती है। वो जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने बोला गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, गोलकनाथ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप जो मूल अधिकार हैं उनको संविधान ने एक सर्वोच्च स्थिति प्रदान की, आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, 1967 में बोला। फिर केशवानंद भारती आ गए, केशवानंद भारती बाद में क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें इन्होंने बोल दिया
कि नहीं, आप सब में संशोधन कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका ध्यान रखना होगा। बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से स्वयं के निर्णय आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 से मिली। पुनर्विचार याचिका भी इसी के तहत लगा सकते हो, किसी भी निर्णय के विरुद्ध। उपचारात्मक याचिका भी लगा सकते हो, ठीक है, क्यूरेटिव पिटिशन। तो कभी देखते हो किसी व्यक्ति को फांसी वगैरह दी जाए तो क्यूरेटिव पिटिशन बहुत लगती है। उपचारात्मक याचिका कैसे एक्सेप्ट होती है, कब लगा सकते हो, ये देख लो कि ठोस एवं सुदृढ़ आधार हो। क्योंकि ये कब लगती है, देखो उपचारात्मक क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया हो, इसके बाद आप फिर से जाओ कि इसमें कुछ त्रुटि हुई है, जो आपने निर्णय दिया उसमें कुछ त्रुटि हुई है, ये बेस है हमारे पास, अब आप इसको क्या करो, दोबारा सुनो। तो ठोस एवं सुदृढ़ आधार होना चाहिए। सीनियर, एक सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में सारे एडवोकेट सीनियर नहीं होते हैं। एडवोकेट को एक पद मिलता है, अगर सीनियर एडवोकेट है तो उसकी बहुत वैल्यू हो जाती है। तो सीनियर एडवोकेट उस याचिका को प्रमाणित करेगा कि हाँ ये सही है। फिर उसके बाद ये जाएगी 3 सीनियर मोस्ट जज प्लस जिन जजों ने निर्णय दिया था वो सब मिलके ये निर्णय करेंगे कि इसको सुना जाए कि नहीं। बहुमत द्वारा ये निर्णय होगा। अगर बहुमत की राय है कि हाँ इसको सूचीबद्ध करना जरूरी है, सच में त्रुटि हुई थी, जो नए साक्ष्य आए हैं उनके आधार पर हम फिर से निर्णय दे सकते हैं, तो उसको क्या है, सूचीबद्ध होगा, फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई इसी तरह से होगी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो बेंच बना देंगे उसमें जाएगी। अनुच्छेद 142 दुनिया का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। इसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट को सिंपल सी बात है, इतनी असीमित पावर दे दी गई कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता। क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा निर्णय, डिक्री भी यहाँ पे लिखा है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी पारित कर सकेगा जो लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। उस न्याय से संबंधित कुछ हो या ना हो, पूर्ण न्याय के लिए जो आवश्यक हो वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी निर्णय या डिग्री पारित कर सकेगा। ये बहुत असीमित शक्ति होती है। इसमें कोई भी निर्णय, जैसे मैं बताता हूँ, हाल ही आजम खान थे, आजम खान पे केस चल रहे थे बहुत सारे, 90+ केस थे। तो यहाँ एक मामले में इनको जमानत मिलती थी, दूसरे में इनको सरकार अंदर कर देती थी। अब कोर्ट का ये वो नहीं है कि एक साथ वो करे, कोर्ट तो एक बार में एक ही मामला सुनेगा, उसकी टाइम की भी एक फिक्स है। जब ये हाई कोर्ट वगैरह जाते थे फिर गिरफ्तार हो जाते, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत इनको क्या कर दिया, जमानत दे दी। अन्य मामलों में बोल दिया कि अन्य मामले जो हैं आप उनमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। तब से वो फिर रिहा है। ऐसे जो हाईवे किनारे शराब बिकती थी, क्योंकि इससे क्या हो रहा, लोग शराब पी के गाड़ी चलाते थे, इजीली मिल जाती थी, तो इससे एक्सीडेंट बढ़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था कि 500 मीटर। दिल्ली में जो पटाखे वगैरह दिवाली पे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसी के तहत बैन कर दिए थे। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मामले में किसी भी हद तक जाने की ये 142 के तहत शक्ति है। आगे आ जाते हैं अनुच्छेद 143 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति को अगर लगे कि किसी मामले में उसको विधि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाहिए, तो 143 के तहत वो परामर्श प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट के जज जो न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, इनके वेतन भत्ते भी क्या कम किए जा सकते हैं जब वित्तीय आपातकाल लगा हो। तो ऐसा नहीं कि इनके वेतन भत्ते कभी कम ना हो। उच्च न्यायालय पे आ जाते हैं। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद क्या है, 214 से लेकर 271 तक। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी मुख्य आपके अनुच्छेद थे वो मैंने सारे बात कर ली, ठीक है ना, सारे आ गए। इतने में से ही क्वेश्चन आते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ बता दें। अब ऐसे ही हाई कोर्ट में देख लेते हैं। जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की वो इसकी भी है। कॉलेजियम इनको भी सिलेक्ट करता है। बस यहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल से भी सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम क्या है, संपर्क करके परामर्श लेता है। टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं और बाद में एक बना तेलंगाना में, तो अब कितने हो गए, 25। संसद किसी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार और उसे कम कर सकती है। संसद कर सकती है काम, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का क्या है, विस्तार कर सकती है, उसे कम कर सकती है। शपथ ये राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हमेशा ध्यान रखना। राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन शपथ वो राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। शपथ क्या, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की ये शपथ जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लेते थे वही ले रहे हैं। हाई कोर्ट में जजेज की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। किसी हाई कोर्ट में कितने जज होंगे ये संख्या कौन, राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। इनके लिए योग्यता है भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य करने का अनुभव। 10 वर्ष तक ये क्या जज रहे होंगे, जिला जज या उसके सेकंड श्रेणी के, फर्स्ट श्रेणी के जो भी है।
उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो। इनमें से और है, इनमें से दोनों में से कोई एक हो। उम्र 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष तक आप जज बन सकते हो, इसमें 62 वर्ष। अमेरिका होता है उसमें जजेस कभी रिटायर नहीं होते, उनकी उम्र रिटायरमेंट की उम्र नहीं। नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा सिफारिश, कॉलेजियम सिफारिश करता है, फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। हटाने की प्रक्रिया कहाँ वर्णन है? 217 1B में। ठीक उसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट को जज के हटाने की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की क्या प्रक्रिया? 50 लोग हों अगर राज्यसभा में लाना है प्रस्ताव, 100 चाहिए अगर आपको लोकसभा में लाना है। इसके बाद क्या? जांच होगी, जांच होने के बाद अगर सही पाया गया तो फिर मतदान होगा, 2/3 बहुमत से दोनों में पारित होगा, तभी हटेगा। सेम हाई कोर्ट के जजों को हटाने की भी प्रक्रिया। स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम प्लस, अब जैसे किसी जज को दिल्ली से बॉम्बे स्थानांतरित करना है तो दिल्ली बॉम्बे, तो एक तो कॉलेजियम तो आपका हेड है वही करेगा, दूसरा दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश से भी संपर्क करेंगे और बॉम्बे के भी। यहाँ से संपर्क करके इनको बता देंगे कि यहाँ से एक हम आपके जज का ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ बता देंगे एक जज यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो 2 लोग ये शामिल होंगे, बाकी कॉलेजियम होगा। हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार जो मैंने पहले बताया था अनुच्छेद 32 के टाइम पे, कि हाई कोर्ट का जो रिट क्षेत्राधिकार है वो 226 के तहत आता है, और ये बहुत ज़्यादा व्यापक है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है। ये मूल अधिकारों के अलावा सामान्य मामलों पर भी रिट जारी कर सकता है, पहली चीज़ हाई कोर्ट। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, अनुच्छेद 32 के तहत कोई सुप्रीम कोर्ट आ रहा है तो उसको मना नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का क्या है, मूल अधिकार नहीं है तो हाई कोर्ट इसको मना नहीं कर सकता, यही है। पर्यवेक्षण, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण में हाई कोर्ट रहते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ सारे न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है, तो 227 के तहत। पर्यवेक्षण मतलब देखभाल, नियंत्रण, नज़र रखना, नियंत्रण करना। कोई इधर उधर वो हो रहा है तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी हाई कोर्ट से होती है। तो सैन्य न्यायालयों के अतिरिक्त अपने क्षेत्राधिकार के सभी न्यायालयों या अधिकरण क्या होते हैं? अर्ध न्यायालय होते हैं। इसमें अधिकतर दीवानी मामले आते हैं, क्रिमिनल नहीं आते हैं। दीवानी मामलों में क्या होता है? जुर्माना वगैरह लग के काम हो जाता है, पैसे वाली चीज़ आती है, ठीक है। तो सभी न्यायालयों या अधिकरणों के क्रियाकलापों पर नजर और नियंत्रण रखता है कौन? हाई कोर्ट। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति एवं राज्य न्यायिक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को ये परामर्श देते हैं, क्या? हाई कोर्ट देते हैं कि इस जिला न्यायाधीश, परामर्श क्या मेनली यही बताते हैं, इसके बाद राज्यपाल नियुक्त करते हैं। न्यायपालिका में कोई भी काम न्यायपालिका की मर्जी के बिना नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत रोक तो सकते हैं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों का रिकमेंडेशन जाता था, और लेकिन जो थे आपके कानून मंत्रालय वो उसको जल्दी से मान्य नहीं करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अभी एक कोई जज थे, क्या नाम था, दीपक करके नाम था जज का, वो गे थे, ठीक है। तो उनको इस वजह से, क्योंकि उनका पार्टनर स्वीडन का था, तो इनको लगा कि इनकी नियुक्ति करेंगे, तो रॉ ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दी थी कि इनका पार्टनर वो है, देश की सुरक्षा। लेकिन कोर्ट ने फिर दोबारा उनका नाम भेज दिया, तो फिर मजबूरी हो गई, उनको क्या बनाना पड़ा जज। आगे आ जाते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन। इनको भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम को ये शून्य घोषित कर सकते हैं, क्या? हाई कोर्ट। ये ध्यान रखना। जिला न्यायाधीश क्या होता है? इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। और कैसे? हाई कोर्ट के परामर्श पर। अगर किसी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल करेगा, और हाई कोर्ट जो परामर्श देगा उस आधार पर करेगा। योग्यताएं क्या चाहिए जिला न्यायाधीश के लिए? कि वो 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या प्लीडर, अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में कार्य करने का अनुभव हो कम से कम 7 वर्ष का। सत्य न्यायाधीश को, हाँ बस आखिरी है कि जो सत्य, 2 टाइप के न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश या न्यायालय। जिला न्यायालय कौन सा? दीवानी मामले देखते हैं। दीवानी में मैंने बता दिया, दीवानी मामले में पैसे वाले, जुर्माने वाले, इसके बाद वसीयत वाले, फैमिली वाले मैटर जो आपके होते हैं, विवाह वाले, तलाक वाले, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। ये दीवानी मामले हो गए। उत्तराधिकार वाले, ठीक, कंपनी में नौकरी वाले, विभाग में नौकरी वाले, ये सारे मामले दीवानी मामले जो देखता है वो जिला न्यायालय। एक होता है सत्य न्यायालय, सेशन, ठीक है। सत्य न्यायालय होता है वो आपका देखता है फौजदारी या क्रिमिनल मामले। और जो सत्य न्यायालय होता है इसको आजीवन कारावास देने का भी हक होता है, मृत्युदंड भी देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे आपकी न्यायपालिका के जितने भी मोस्ट
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, ऑलमोस्ट जितने आते हैं सारे यहाँ पे कवर हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम अगला देखेंगे, एक मुश्किल से एक क्लास और होगी या 2 क्लास होंगी, आपका सब चीज़ कवर हो जाएगा। पंचायतें थोड़ी बची हैं और एक आध चीज़ बची होगी, सब कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो कम से कम अपने आसपास शेयर कीजिए इसको। जीएस रिवॉल्यूशन करके आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी ग्रुप बना है। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरी होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है, बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।